नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं ये आवाज समाचार का एडिशन खासतौर से आपके लिए, क्योंकि दिन भर की सारी खबरें होंगी यहां पर एक साथ, ताकि आप रहें अपडेटेड और खबरदार। सबसे पहले हेडलाइंस। बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का नबान्नो मार्च, पुलिस से भिड़े बीजेपी कार्यकर्ता, शुभेंदु अधिकारी समेत कई बीजेपी नेता हिरासत में। कांग्रेस पर वोट बर्बाद ना करें, गुजरात में केजरीवाल का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा पूरी तरह से खत्म हो चुकी है पार्टी। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में मदरसों का होगा सर्वे, सीएम धामी बोले संस्थाओं का ठीक रहना जरूरी, 15 अक्टूबर तक सर्वे पूरा करने का आदेश। बाजार में मुनाफे का मंगलवार, तेजी का चौका लगाते हुए बाजार 8 महीने के ऊपरी स्तर पर बंद, सेंसेक्स 456 तो निफ्टी 134 अंक चढ़ा। रुपया भी आज फुल जोश में, डॉलर के मुकाबले 40 पैसे मजबूत होकर 89 के पास आया, डॉलर इंडेक्स में दबाव से आई मजबूती। अब जरूरी दवाएं मिलेंगी सस्ते में, कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियों से जुड़ी 34 नई दवा होंगी सस्ती, सरकार ने जारी की लिस्ट। और अपने कर्मचारियों पर सख्त हुआ इंफोसिस, मूनलाइटिंग पर दी चेतावनी, एचआर ने मेल कर बताया इसे एग्रीमेंट का उल्लंघन। इसके अलावा तेलंगाना में सिकंदराबाद में इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में लगी भीषण आग, झुलसने से एक महिला समेत 8 लोगों की मौत, सरकार ने दिए जांच के आदेश। और महाराष्ट्र सरकार मोदी जी के जन्मदिन को बनाएगी खास, 17 सितंबर से गांधी जयंती तक मनाएगी सेवा पखवाड़ा, 15 दिनों में सभी शिकायतों का होगा निपटारा। तो इन ढेर सारी खबरों के बीच शुरुआत करेंगे पश्चिम बंगाल से, जहां बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। हावड़ा से लेकर कोलकाता तक सड़क पर संग्राम मचा हुआ है। बीजेपी के कार्यकर्ता ममता सरकार के खिलाफ नबान्नो मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें सीएम ममता बनर्जी के दफ्तर को घेरने की तैयारी है। हालांकि ममता सरकार ने इस मार्च को मंजूरी नहीं दी है, फिर भी हर जगह से बीजेपी के कार्यकर्ता कोलकाता पहुंच रहे हैं। मार्च निकाल रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, उन पर आंसू गैस के गोले बरसाए गए हैं और पानी की बौछारें भी की गई हैं। बंगाल पुलिस ने नबान्नो मार्च निकाल रहे शुभेंदु अधिकारी, लॉकेट चैटर्जी समेत कई नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। हिरासत में लेने के दौरान रानीगंज और बोलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई है। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी सरकार बीजेपी के मार्च से डर गई है। ना भोगला गया है ना डर का महल। ममता जी खुद भागी और उनकी एटीट्यूड पूरा किम नॉर्थ कोरिया बना दिया। जिस तरीके से कल शाम से आज तक जिस तरीके से बीजेपी वर्कर का सपोर्टर का अनएम्प्लॉयड एडुकेटेड यूथ को रोका जा रहा है, पूरा प्रदेश भर में आप देखिए क्या तांडव मचा रखा है। तो इस खबर पर थोड़ी और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं हावड़ा से हमारी संवाददाता आशिका सिंह। तो आशिका, इस मार्च के पीछे बीजेपी का मकसद क्या है, और अगर मैं बात करूं तो आज क्या हुआ है अब तक? देखिए, शुरुआत इस पर करनी पड़ेगी। हाल के दिनों में जो कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं राज्य सरकार पर, मंत्री कह सकते हैं पार्थ चैटर्जी हैं, वो फिलहाल जेल में हैं, और इसके साथ ही अनुब्रतो मंडल टीएमसी के वरिष्ठ नेता हैं, गो तस्करी मामले में वो भी जेल में हैं, और कई टीएमसी के जो नेता हैं उनको ईडी और सीबीआई पूछताछ के लिए बुला चुकी है। तो यही कारण है कि राज्य की परिस्थिति को देखते हुए, भ्रष्टाचार को देखते हुए बीजेपी ने नबान्नो अभियान, नबान्नो जो यहाँ पर सचिवालय है, मुख्यमंत्री का मुख्यालय है, उसको घेरने की आज जो है वो कार्यक्रम रखा, और 3 दिशाओं से 3 महारैलियां जो हैं वो नबान्नो के लिए निकली, 3 वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में। लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगा करके रोक दिया। पुलिस का जो एक्शन था वो देखने को मिला। सबसे पहले वाटर कैनन, उसके बाद टीयर गैस शेलिंग हुई, लाठीचार्ज हुआ। जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के बावजूद इसके काफी देर तक डटे रहे, लेकिन
लेकिन उसके बाद जो नेता हैं भाजपा के, उनको जगह जगह से हिरासत में लिया गया। हालांकि शुभेंदु अधिकारी, सांतरागाछी उनको पहुंचना था, लेकिन उसके पहले ही उनको हिरासत में ले लिया गया था। तो ये कुछ आज के अपडेट है, शुक्रिया फिलहाल इसके लिए। तो बंगाल में बीजेपी ममता सरकार पर क्यों है हमलावर, आज आवाज अड्डा में इसी पर होने जा रही है बड़ी बहस। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। बंगाल बीजेपी का हल्ला बोल। चलिए अब रुख करेंगे गुजरात का। दिल्ली पंजाब के बाद अब गुजरात में पैर पसारने की कोशिश में जुटी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर आज बड़ा हमला बोला। आप नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस अब पूरी तरह से खत्म हो गई है और वो कहीं नहीं है, सो उसको अपना वोट देकर अपना वोट और वक्त दोनों बर्बाद ना करें। कांग्रेस खत्म हो गई है। उनके प्रश्नों को लेना बंद कर दीजिए। अब उनके प्रश्नों के बारे में मत चिंता मत कीजिए। जनता साथ है। जनता के मन में कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है। जनता सब खुश है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को लेकर काम तेज हो चला है। यूपी के मदरसों में आज से सर्वे का काम शुरू हो गया। 12 बिंदुओं पर यह सर्वे शुरू किया गया है। राज्य सरकार ने 15 अक्टूबर तक सर्वे पूरा करने का आदेश दिया है। 25 अक्टूबर तक राज्य सरकार को रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे कराने का फैसला किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों के सर्वे को जरूरी बताया है। सरकार राज्य में वक्फ बोर्ड की जमीनों पर बनाए गए मदरसों का सर्वे कराएगी। समय समय पर अनेक जगह से अनेक प्रकार की बातें आती हैं, इसलिए एक बार मदरसों का भी ठीक प्रकार से सर्वे होना बहुत ज़रूरी है और हम इनका सर्वे करवाएंगे, क्योंकि ये संस्थाएं भी हमारी ठीक होनी चाहिए, इसलिए सर्वे बहुत ज़रूरी है। चलिए अब कुछ और खबरों पर रुख करते हैं। सरकार की जरूरी दवाओं की लिस्ट में 34 नई सस्ती दवाओं की सौगात दी गई है। नई लिस्ट में कुल 384 दवाएं हैं और इसमें खासतौर पर कैंसर, इन्फेक्शन और डायबिटीज से जुड़ी दवाएं शामिल हैं। सरकार का कहना है कि दवाएं सस्ती होंगी और लोगों की जेब पर बोझ नहीं पड़ेगा। इस पूरे मामले में हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने स्टैंडिंग कमेटी ऑन मेडिसिन के वाइस चेयरमैन YK गुप्ता से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आपको सुनाते हैं। खासतौर पर अगर हम ज़रूरी दवाओं की बात करें तो कौन सी दवाएं हैं जो इस लिस्ट में मोटे तौर पर ऐड की गई है, खासतौर पर समझना चाहेंगे एक आम कंज्यूमर की भाषा में। अगर हम कहें कि इसमें जो दवाइयां हैं उसमें कुछ एंटी कैंसर दवाइयां, 4 एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, कुछ एंटी इन्फेक्टिव हैं ड्रग्स क्योंकि इन्फेक्शन ज़्यादा है, 1-2 अगर हम कहें कि एंटी डायबिटिक ड्रग में हमने ऐड करी हैं, तो ये मोटे तौर पर दवाइयों का जो एडिशन है। और इसी तरह से डिलीशन में भी कुछ एंटी कैंसर ड्रग डिलीट हुई हैं और कुछ दवाइयाँ जो कि काफ़ी हम कह सकते हैं कि नहीं के बराबर ही यूज़ होती हैं, उनको भी डिलीट किया गया है। सर अगर हम कोविड की बात करें, पिछले 2 से ढाई साल हमने देखा कि एक बड़ा हेल्थ क्राइसिस देखा गया, लेकिन यहाँ पर इस पूरी लिस्ट में कोविड से जुड़ी हुई कोई वैक्सीन या फिर दवा को प्रिस्क्राइब या फिर ऐड नहीं किया गया है, क्या वजह है? हमने ये बताया कि जब हमारा वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन जब नेशनल प्रोग्राम में आ जाएगा तब हम उसको ऑटोमेटिकली इसमें डाल देंगे। और नेशनल प्रोग्राम में आने के लिए एनटीगी एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो डिसाइड करता है कि नेशनल प्रोग्राम में इसको डालें या अभी नहीं डालें। तो इसलिए वैक्सीन इसमें अभी हमने नहीं डाली है। ओवरऑल देखा जाए तो कितने % अगर हम देखें मेडिसिन का इनमें शामिल है जो हम ये कह सकते हैं आराम से कि हमारे देश में जितनी बीमारियां हैं उसमें से ज़्यादातर बीमारियों को ये दवाइयाँ ठीक करने में सक्षम हैं। तो जरूरी दवाओं की लिस्ट में कंज्यूमर का क्या फायदा है? क्या इससे दवाओं के दाम कंट्रोल हो जाएंगे? इसी पर आज का कंज्यूमर अड्डा जरूर देखिए शाम 5:57 पर। जरूरी दवाएं सस्ते में पाएं।
चलिए बात कर लेते हैं आज के बाजार की। बाजार में बुल्स का जोश काफी हाई है। तेजी का चौका लगाते हुए सेंसेक्स आज 456 पॉइंट चढ़कर 60,571, तो निफ्टी 134 पॉइंट चढ़कर 18,070 पर बंद हुआ। बाजार 8 महीने के ऊपरी स्तर पर है, तो वहीं निफ्टी 18 जनवरी के ऊपरी स्तर पर जा पहुंचा है। आज के कारोबार में सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल, इंफ्रा, बैंकिंग शेयरों में रही। एफएमसीजी, एनर्जी शेयरों में बढ़त पर बंद हुए, वहीं रियल्टी शेयरों में थोड़ा दबाव आज देखने को मिला है। तो बाजार के जून के निचले स्तरों से लेकर 18,000 तक, मतलब निफ्टी के पहुंचने का जो सफर है वो कैसा रहा है, कितने उतार चढ़ाव रहे, कौन से वो स्टॉक्स थे जो बहुत ऊपर गए, तो किन्हें धक्का लगा, सब कुछ बता रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित। तो 18,000 के पार निफ्टी पहुंच गया है और अब नए रिकॉर्ड स्तरों की तैयारी है। एक जोरदार तेजी भारतीय बाजारों ने अपने निचले स्तरों से दिखाई है और जो जून के लोज थे वहां से इंडेक्स ने एक शानदार कमबैक किया है। कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। 17 जून को जहां पर निफ्टी ने 15,293 का निचला स्तर छुआ था और वहां से लेकर अब तक करीब करीब 3,000 अंकों के आसपास का मूव ये पिछले 3 महीने के अंदर बाजार दिखा चुका है। ना केवल निफ्टी में 3,000 अंकों के आसपास का मूव था, बल्कि सेंसेक्स के ऊपर नजर डालेंगे तो ये मूव करीब करीब 9,000 अंकों के आसपास तक का देखने को मिल चुका है महज 3 महीने के अंतराल में। 17 जून से लेकर अब तक फ्रंट लाइन इंडेक्स में ही महज आपको डबल डिजिट का परसेंटेज गेन आया है। 18% के आसपास तक का रिटर्न वहीं बनता हुआ दिखाई पड़ा है। एक एक करके कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़े किस तरह की परफॉर्मेंस तमाम इंडिसेस ने दी है। सेंसेक्स 18% के आसपास, 18% का गेन रहा। निफ्टी में 26% की शानदार तेजी रही। मिड कैप इंडेक्स ने और करीब करीब 23% का उछाल स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। अलग अलग सेक्टर पर नजर डाली जाए, जहां पर पीएसयू बैंकिंग बास्केट 35% की शानदार तेजी, मेटल 30% चला, रियल्टी इंडेक्स करीब करीब 29% का एक बढ़िया मूव 3 महीने के अंदर इसने दिखाया। बैंक निफ्टी करीब 26% के आसपास, ऑटो में 23% और एफएमसीजी, इनफैक्ट इस तेजी की शुरुआती जो बढ़त थी वो ऑटो और एफएमसीजी के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। तो एक वहीं से ही एक बड़ा मूव इन दोनों सेक्टर्स के अंदर देखने को मिला। इंडिविजुअली अगर आप अलग अलग स्टॉक्स के ऊपर नजर डालेंगे तो ऐसी ऐसी बढ़िया स्टोरीज बनी है पिछले 3 महीने में, जहां पे अदानी ट्रांसमिशन, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, उज्जीवन फाइनेंस, कैफलर इंडिया, ये कुछ ऐसे नाम जो कि 50% से ज्यादा के बड़े गेन आते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा माजगांव डॉक नए ऑल टाइम हाइस पे, अदानी इंटरप्राइजेस निफ्टी का हिस्सा बना, बीईएमएल करीब 55% की जोरदार तेजी और एस्ट्रल लिमिटेड करीब करीब 54% का एक शानदार उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। इतना ही नहीं, अदानी टोटल गैस करीब 51% की तेजी, आईडीएफसी फर्स्ट 50% ऊपर, जीएमएम फॉडलर और वेस्ट लाइफ डेवलपर्स करीब करीब 50% का एक बड़ा मूव इन दोनों स्टॉक्स के अंदर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। और साथ ही साथ एबीबी इंडिया जो कि नए रिकॉर्ड स्तरों पर है, और उसके अलावा इंडियन होटल्स जो कि एक बढ़िया तेजी के साथ नए ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा। तो ऐसे कई सारे नाम जहां पर अच्छा मूव बनता हुआ दिखाई पड़ा। अब नजर डालते हैं कब तक इंडेक्स नए ऑल टाइम हाइस को ब्रीच करेगा। तो ये था बाजार का जून से अब तक का सफर, चाहे निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, सब जगह जोरदार रिटर्न। अब आपने इसमें से कितना फायदा उठाया है ये आपकी अपनी समझ और आपने कितना सीएनबीसी आवाज को देखा है शायद उस पर भी निर्भर करता है। खैर, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और सीआईओ मिहिर वोरा का कहना है कि ग्लोबल इकोनॉमी की मंदी बड़ी चुनौती है, लेकिन भारत के फंडामेंटल्स मजबूत हैं। भारतीय इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन हमें घरेलू उत्पादन की रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है। जो लोकल इकोनॉमी है वो ठीक तरह से रेजिलियंस दिखा रही है, और ग्लोबली जो स्लो डाउन हो रहा है इसकी वजह से हमें जो एक्सपोर्ट्स हैं और उसका रिफ्लेक्शन जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में है वो भी दिख रहा है कि इतना स्ट्रांग नहीं है। तो उसका मतलब ये है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो इतनी तेज गति से बढ़ नहीं रही है, और जो डिमांड जो लोकल इकोनॉमी में आ रही है क्योंकि जॉब्स बढ़ रहे हैं, रूरल इकोनॉमी में भी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है, वो इम्पोर्ट से मीट हो रही है। तो मेरे ख्याल से जो आत्मनिर्भरता का थीम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि अगर हम अपनी लोकल प्रोडक्शन अच्छी तरह से बढ़ा पाएंगे तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो अगले जो 2-4 महीने हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि भाई हमारी लोकल प्रोडक्शन कैसे बढ़ती है। फेस्टिव सीजन चालू हो चुकी है, अभी हार्वेस्ट आएगी, फिर नवरात्रि आएंगी, दिवाली आएंगी, तो ये एक फेस्टिव माहौल रहता है जहां पे कंजम्पशन अच्छी रहती है। तो नेक्स्ट 1-2 महीने में कैसी कंजम्पशंस है और उसकी वजह से प्रोडक्शन कैसी बढ़ती है वो काफी इंपॉर्टेंट है बाजार को सस्टेन करने के लिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें मैक्वायरी ग्रुप के संदीप भाटिया साहब क्या सोच रहे हैं बाजार के बारे में, तो दूसरी छमाही में भारतीय इकोनॉमी और मार्केट का जो प्रदर्शन है वो और बेहतर होगा। आईटी सेक्टर में लार्ज कैप शेयरों में निवेश को उन्होंने फायदेमंद बताया है।
I think we will probably go into the third quarter of the financial year or the fourth quarter of this calendar year quite strong. This market has legs to it, essentially around the fact that the worst of the commodity spike that we saw in the first 6 months of the year is now behind us, and to some extent the only disappointment has been a sort of weak monsoon. Broader industrial production consumption trends are still holding up. And to that extent, this market would probably see another 8 to 10% kind of rise in the next 3 to 4 months. डॉलर के मुकाबले रुपया आज दमदार तेजी दिखाते हुए एक महीने के हाई पर बंद हुआ। आज रुपए की शुरुआत ही जोरदार तेजी के साथ हुई थी। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 24 पैसे मजबूत होकर 89.28 पर खुला और एक टाइम में 89.4 लेवल तक पहुंच गया। हालांकि बाद में थोड़ा करेक्ट होकर ये 38 पैसे मजबूती के साथ 89.15 पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले गिरावट बाजार में एफआईआईज की खरीदारी से रुपए को सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा क्रूड में गिरावट से भी रुपए में मजबूती देखने को मिली है। देश की दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस ने अपने कर्मचारियों को मून लाइटिंग के खिलाफ चेतावनी दे डाली है। कंपनी ने कर्मचारियों को एक मेल लिखा है और इसमें कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन मून लाइटिंग को करार दिया गया है। मेल के मुताबिक इन्फोसिस से बिना मंजूरी लिए कोई भी कर्मचारी दूसरी जगह पर पार्ट टाइम काम भी नहीं कर सकता। इससे पहले विप्रो के चेयरमैन ऋषाद प्रेम जी ने भी मून लाइटिंग को चीटिंग बताया था। मून लाइटिंग का मतलब है कि आप अपने रेगुलर जॉब के साथ साथ दूसरा भी कोई काम करते हैं। कोरोना के दौरान वर्क फ्रॉम होम के दौरान करते हुए इसका चलन बढ़ा है और इस पर इस वक्त काफी चर्चा हो रही है। एप्पल की पॉलिसी और कमीशन सिस्टम के चलते कंपनी पर पेनल्टी लग सकती है। कंपनी के खिलाफ देश के एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर सीआईआई की जांच में जल्द ही आदेश आने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक जांच में यह बात सामने आई है कि एप्पल ने मजबूत मार्केट का बेजा इस्तेमाल किया है। डिटेल के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, क्या है ये पूरा मामला और एप्पल पर सीसीआई क्यों एक्शन लेने का मन बना रही है? देखिए, मशहूर फ़ोन कंपनी एप्पल के खिलाफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जांच में बड़ा फैसला आ सकता है। सूत्रों के मुताबिक जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जांच है वो पूरी हो चुकी है और एप्पल ने इस मामले में जो दस्तावेज हैं उनकी मांग की थी ताकि अपना जवाब दाखिल कर सके। एप्पल ने अपना जवाब भी दाखिल कर लिया है और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर सीसीआई की जांच में एप्पल के खिलाफ जो मोनोपोलिस्टिक कंडक्ट अपनाने का जो आरोप लगा था वो सही साबित हुआ है और ख़ास तौर से जो मार्केट में एप्पल का डोमिनेंट पोजीशन है उसका इस्तेमाल करके जो पोटेंशियल डेवलपर्स हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको खासा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि जो एप्पल की पॉलिसी है, ख़ास तौर से जो कमीशन की पॉलिसी या फिर जो इन ऐप परचेज सिस्टम की जो पॉलिसी है उसकी वजह से जो नए पोटेंशियल जो डेवलपर्स हैं उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है और एक तरह से इनोवेशन को साथ साथ काफ़ी धक्का पहुंच रहा है। तो कुल मिलाकर जो मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन एप्पल एंजॉय कर रहा है उसी की वजह से ये तमाम परेशानी हो रही है और जो 30% से ज़्यादा का एक्सेसिव कमीशन वो अपने सिस्टम के लिए चार्ज कर रहा है, अपने एप्पल स्टोर के लिए चार्ज कर रहा है, वो भी एक तरह से डिस्क्रिमिनेटरी है। तो कुल मिलाकर जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जांच में ये बात सब सामने आई है और इसके खिलाफ आदेश जल्द ही इसी महीने तक आने की संभावना है और इसमें जो पेनल्टी भी लगाए जाने की बात चल रही है। तो पेनल्टी अगर हम बात करें तो जो प्रॉफिट का 3 गुना या फिर जो टर्नओवर होता है उसका 10% ये पेनल्टी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के रूल्स के मुताबिक लगाया जा सकता है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब रुक करेंगे कुछ और खबरों का। आज हैदराबाद के पास सिकंदराबाद में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग लगने से एक महिला समेत 8 लोगों की मौत हो गई। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर और बिल्डिंग में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर शोरूम है। बताया जा रहा है कि आग यहीं से शुरू हुई। बेसमेंट में जमा की गई बैटरियों से लपटें निकलना शुरू हुई तो बिल्डिंग के ऊपरी फ्लोर तक मौजूद होटल तक चली गई। लोगों ने खिड़कियों और ड्रेनेज पाइप के सहारे जान बचाने के लिए कोशिश की, वो भागे। कई लोग इसमें घायल भी हुए। 6 दमकल की गाड़ियों ने बड़ी मुश्किल से आग को कंट्रोल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जाहिर किया है और मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की सहायता देने का ऐलान किया है।
यूक्रेन रूस युद्ध के 200 दिन हो गए हैं और अब यूक्रेन की तरफ से बढ़त लेने के दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि उनकी सेना ने रूस के कब्जे से 6000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा का हिस्सा फिर छुड़ा लिया है। यूक्रेन सरकार ने जानकारी दी है कि अब खार्किव से रूसी फौज वापस लौट रही है। यूक्रेन को यह जीत अमेरिकी हार्म मिसाइल मिलने से हुई है। फ्रांस के न्यू वेव सिनेमा के गॉडफादर और लेजेंडरी फिल्म मेकर जॉन-लुक गोडार्ड का आज 91 साल में निधन हो गया। गोडार्ड ने ब्रेथलेस और कंटेम्प्ट जैसी शानदार फिल्में बनाई। उन्हें सिनेमा के स्थापित रूल्स तोड़ने वाला डायरेक्टर भी कहते हैं। कैमरा हाथ में उठाओ और फिल्म बनाओ जैसा मुहावरा गोडार्ड ही फिल्मी दुनिया में लेकर आए। साल 2011 में उन्हें ऑस्कर का ऑनररी सम्मान मिला। डायरेक्टर बनने से पहले वो फिल्मी क्रिटिक भी रहे। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ जुड़े रहिए। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी आपको नई और ताज़ा खबरें मिलेंगी बस एक क्लिक पर।